गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं के राहुल आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनडीए के इस श्रृंखला में हम आज कुछ और महत्वपूर्ण सवालों का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, उसका डिटेल डिस्कशन देखने वाले हैं। तो इससे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टैगलाइन है राइज विद राइस स्मार्ट, हम आपकी सफलता में हर कदम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। दैट्स वाई there is a tagline also, together in success. Okay, तो basically that's the root of educations are bitter, the fruit is sweet. जब भी हम किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो वाकई थोड़ा कठिन समय होता है, लेकिन जब उस मेहनत का फल मिलता है तो वो बहुत ही मीठा होता है। तो बस निरंतर प्रयासरत रहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, ये तय है। हम अपना भविष्य खुद लिखते हैं, समय के भरोसे हम अपने भविष्य को नहीं छोड़ सकते। चलिए इन्हीं के साथ, और वैसे भी जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं वहाँ पर तो हम किस्मत के भरोसे बैठ ही नहीं सकते। जो कुछ भी पाना है अपनी मेहनत और अपनी लगन से पाना है। ठीक है, तो ये सारे देखिए कितने बेहतरीन सीन है, कितना अच्छा लगता है एक जैसा। चलिए खैर, तो इस सेगमेंट में आज हम एनडीए और एनए में पूछे गए बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेवल अब बहुत कम है इसका, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रह गया है। तो जो भी थोड़ा सा माइनर सा भी पढ़ लिया होगा ना 11th 12th की भी बायोलॉजी, थोड़ा सा बहुत लाइटली, तो बहुत आसानी से बायोलॉजी जो कि एक तरह से जनरल साइंस के रूप में पूछा जाता है उसको आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो YouTube पे तो हमारी एनडीए की सेगमेंट की क्लास चल रही है, लेकिन हमारे राइस स्मार्ट के ऐप पर कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन का पेड बैच लॉन्च हुआ है, जहां एसएससी के सभी एस्पेक्ट को हम प्रिपेयर करा रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सबकी तैयारी है, चाहे सीजीएल की प्री हो या मेंस की हो। तो फटाफट से एंड्रॉयड ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है डाउनलोड कीजिए और अपने आप को कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करते ही आपको एक कोड यूज़ करना है KR500, जहाँ से आपको एक अच्छा खासा वेलकम डिस्काउंट मिलेगा, है ना, खुशी की बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक दूसरी खुशी की बात है, तो इस कोड को यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जो फटाफट से रजिस्टर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में एनरोल कीजिए। हमारी क्लास आपके साथ बायोलॉजी की होती है लाइव मंडे ट्यूसडे सुबह 10 बजे। केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस यूट्यूब पर होती है सुबह 10 बजे वेडनेसडे एंड थर्सडे को, और फ्राइडे सैटरडे में घनश्याम सर की लाइव क्लास होती है फिजिक्स के लिए सुबह 10 बजे ही। चलिए, ये एक जनरल जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर सेगमेंट है, जल्दी से बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। क्या है हमारा, द structure which prevents the entry of food into respiratory tract। respiratory tract में जाने से कौन ऐसा है इनमें से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में फूड को जाने से प्रिवेंट करता है, यानी उसको रोकता है। श्वसन पथ में भोजन के प्रवेश को रोकने वाली जो संरचना है वो क्या है? क्या ये ग्लॉटिस है, फेरिंग्स है, एपिग्लॉटिस है या फिर लैरिंग्स है? लैरिंग्स जिसे हम स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। चलिए जी, तो सही आंसर इसका जो है वो है एपिग्लॉटिस, और ये एपिग्लॉटिस जो है वो एक मांसल, एक पेशीय रचना है जो ढक्कन के जैसा होता है। वो जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो वो फूड पाइप को बंद कर देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है, ताकि फूड का कोई भी पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए। अगर ऐसा होगा तो हम खाना खाते समय सरक जाएंगे, जो खांसी सी आ जाती है ना, और अचानक से
तो खाना भी मुंह से बाहर आ जाता है, नाक में भी आ जाता है। तो इससे बचने का एक और बेहतरीन तरीका यह है कि कभी भी खाना खाते समय, निगलते समय, कुछ भी आप जब खाना खा रहे हों तो शांतिपूर्वक बिना बातचीत किए खाना खाएं, तो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, वॉइस बॉक्स को, लैरिंग्स को चाहिए होगी हवा, और ये तब होगा जब एपिग्लॉटिस ओपन होगा और लंग्स की हवा जो है वो लैरिंग्स से होकर पास होगी। और जैसे ही एपिग्लॉटिस ओपन हुआ और उसी समय खाना निकल रहे हैं, तो वो फूड पाइप और रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों के अंदर एंटर करेगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर किया तो उसी समय आप खाते खाते सरक जाएंगे। तो इससे बचना है। चलिए जी, अगला सवाल जो हमारे सामने है, द मूवमेंट इन द गट वॉल आर नोन एज। खाना जो गट के थ्रू होकर मूव करता है, वो इसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो जिस मैकेनिज्म से वो मूव करता है हम उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। आंत की दीवार में होने वाले संचलन क्या कहलाते हैं? सिस्टोल, डायस्टोल, मेटाक्रोनल या पेरिस्टालसिस? सिस्टोल, डायस्टोल, मेटाक्रोनल या पेरिस्टालसिस, जिसे क्रमांचुंकन भी कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल ये बेसिकली किसके अंदर देखने को हमें मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है हार्ट में, है ना। तो ये आंत की दीवार का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कि गट वॉल का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। तो ये जो मूवमेंट है बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ये है हमारा पेरिस्टालसिस। तो इसमें क्या होता है, खाना जहाँ होता है प्रेजेंट, उसके ऊपर के जगह थोड़ी सी दबती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो खाना आगे की तरफ बढ़ता है। खाना जब आगे बढ़ता है तो वो रीजन थोड़ा सा फैल जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो इस तरह से क्रमिक संकुचन और उसका फैलाव देखने को मिलता है, और इस तरह से खाना हमारे इसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक मूव करता रहता है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय। इमल्सिफिकेशन, वसा का पाइसीकरण। तो देखिए, वसा क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल है, तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर दिया जाता है, और इन सभी के ऊपर एक सेम काइंड का चार्ज आ जाता है, एक ही प्रकृति के आवेश इनके ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकते, एक दूसरे से अटैच होकर एक बड़े पार्टिकल में नहीं बदल सकते। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन भी। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स को इमल्सिफाइंग या इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट के प्रेजेंस में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है ना। जैसे दूध हम देखें डे टू डे लाइफ में, तो ये एक इमल्सन होता है। ठीक है, तो ऐसा ही खाने के दौरान इमल्सिफिकेशन जो फैट का होता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। फैट के डाइजेशन में जो एंजाइम हमारा काम करता है वो तो लाइपेज है, लेकिन इस एंजाइम के काम करने से पहले जो हमारा फैट मॉलिक्यूल है, इसका हो जाता है पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। तो इसके इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण में कौन हेल्प कर रहा है? क्या ये बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या पैनक्रियाटिक जूस है? देखिए, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से निकलता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट, लिपिड को ही फैट कहते हैं, और प्रोटीन, सभी को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर ट्रिप्सिन होता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एमाइलेज ही होता है, लेकिन ये चूंकि पैनक्रियास से निकल रहा होता है तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज हम इसे कहते हैं। माउथ में जो एमाइलेज निकलता है सेलिवरी ग्लैंड से, उसे हम सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं। और लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला हमारा लाइपेज एंजाइम आता है ना। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। तो बताइए, तो ये दोनों में से एक होगा। ये दोनों जो हैं बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बनते कहाँ हैं? ये लीवर के अंदर, है ना। HCl तो स्टमक में होता है, जो मीडियम को एसिडिक बनाता है, जहां पर पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया को शुरू करता है। ठीक है, तो बताइए, बाइल पिगमेंट्स हैं या बाइल सॉल्ट्स हैं? तो बाइल के ये कंपोनेंट्स होते हैं बाइल पिगमेंट्स, जैसे बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स
और इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल, ये सभी प्रेजेंट होता है। और इसका सही आंसर जो है वो है हमारा बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स की मदद से फैट का पाइसीकरण होता है, बहुत जरूरी है। वसा का पाइसीकरण यानी फैट का इमल्सिफिकेशन अगर नहीं होगा तो पाचन प्रक्रिया नहीं होगी फैट की। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला सवाल हमारा क्या है, रेनिन इज प्रेजेंट इन, रेनिन कहां प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो रेनिन भी देखिए एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, बट स्पेसिफिकली मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और मिल्क प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? केसीन। ठीक है, तो जो मिल्क प्रोटीन हमारा है केसीन, ये इसके पाचन में मदद करता है। तो मिल्क प्रोटीन केसीन के पाचन में मदद करता है ये रेनिन। तो ये कहता है रेनिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? तो इसके लिए एक शॉर्टकट, जैसे मैंने पहले भी क्लास के दौरान बताया था, तो लिखते हैं कि MBA टॉपर, ठीक है, MBA टॉपर एंड सैप रीडर, MBA टॉपर सैप रीडर। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। आप कहोगे सर ये क्या है? देखो इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए हिंट छिपे हुए हैं। माउथ, एम से, माउथ का मीडियम क्या होता है? बेसिक। वैसे तो देखो पीएच जो होता है स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन हम इसे बेसिक ऐसे मान के चलते हैं। और ये ए से क्या है? इस एंजाइम एमाइलेज जो सेलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है। और एमाइलेज का ही, अब ये कहोगे टी क्या, तो एमाइलेज का ही दूसरा नाम कहते हैं टाइलिन। लिखते हैं पी से बट पढ़ते हैं टाइलिन। पी हमारा साइलेंट रहता है, तो इसके टी से आप टाइलिन समझ लेंगे कि माउथ मीडियम बेसिक है, एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम यहां सिक्रेट होता है। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम भी सिक्रेट होता है, जो कि बेसिकली जितने भी बैक्टीरियाज या अदर ऐसे हार्मफुल्स जो पैथोजेंस है फूड के साथ हमारे बॉडी में आना चाहते हैं, वो उनको किल करते हैं। चलिए सैप रीडर की बात कर रहे हैं। एस फॉर स्टमक यानी अमाशय, अमाशय का मीडियम है ए फॉर एसिडिक, और वहां पर सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम, वो है पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन। तो पेप्सिन हमारा एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। और आर ई इज फॉर रेनिन। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि रेनिन जो है वो कहां प्रेजेंट है? पैंक्रियाटिक जूस में, है ना, अग्नाशयी रस में? जी नहीं, ये तो पैंक्रियास से निकलने वाला रस है, तो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्या ये गैस्ट्रिक जूस है? बिल्कुल सही, गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक में यानी अमाशय में बनता है। गैस्ट्रिक रस, या हम इसे कहते हैं जठर रस, जो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है ना, लीवर, जिसे हम जिगर या यकृत भी कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया इसमें? गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। बहुत सुंदर, शॉर्टकट याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हो या एनडीए के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट है एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे फैट के इमल्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो लाइपेज है। लेकिन बिफोर एक्शन ऑफ लाइपेज करना क्या होता है? जी हाँ, फैट का इमल्सिफिकेशन यानी बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होता है, और ये होता है बाइल सॉल्ट्स की मदद से, पित्त लवण के मदद से। तो लाइपेज डिस्कस हो गया, लाइपेज हमारा है। और ये लाइपेज कहां से सिक्रेट होता है? ये लाइपेज माउथ में नहीं बनता, ये लाइपेज हमारे स्टमक में नहीं बनता, ये लाइपेज पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है और डियोडेनम में जाकर पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाचन की जो क्रिया है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में हमारा डाइजेशन हो रहा है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का। फिर उसके बाद स्टमक में आ जाए, एसिडिक मीडियम होते ही स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन रुक जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डियोडेनम में फिर से बेसिक मीडियम हो जाता है बाइल सॉल्ट्स की वजह से, बाइल के प्रेजेंस की वजह से, और वहां पर वापस से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पैंक्रियाटिक एमाइलेज की मदद से शुरू हो जाता है, और लाइपेज की मदद से स्टार्ट हो जाता है लिपिड का डाइजेशन।
लेकिन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन भी एक प्रेजेंट होता है और ये ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में और लाइपेज फैट के डाइजेशन में मदद करता है। अगर देखें तो ट्रिप्सिन हमारा जो सिक्रेट होता है वो पैंक्रियास से सिक्रेट होता है और पेप्सिन जो है वो हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मदद से सिक्रेट होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? लाइपेज। वेरी गुड, जल्दी से ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, कमेंट करते रहेंगे। क्वेरीज भी अगर आपकी कुछ है तो उस क्वेरीज को भी आप पूछते रह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टाइलिन। अभी इसी की बात कर रहा था जब मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी। जो भी बंधु अगर हमसे लेट जुड़े हैं तो जरा 5-7 मिनट पीछे जाएंगे तो वो शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। बहुत ही रामबाण शॉर्टकट है ये। शॉर्टकट अपना मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये नहीं कि कहीं और से देखा उसी को कॉपी पेस्ट किया है। तो ये शॉर्टकट आपको जो बताया था वो था MBA टॉपर सैप रीडर, जो माउथ और स्टमक में क्या मीडियम होता है और उस मीडियम में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स फंक्शनल होता है, इसकी चर्चा है। तो देख लीजिएगा। तो टाइलिन इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। क्या वहां होता है? पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, या फिर सलाइवा में? तो हमें मालूम है टाइलिन जो है बेसिकली वो एक दूसरा नाम है सेलिवरी अमाइलेज का। तो ये प्रेजेंट कहां होगा? सलाइवा में, हमारे लार में। बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? पैरोटिड salivary glands occur below ear or external acoustic muscles, below the tongue, at the angle of the jaw and below the orbits. कहां पर प्रेजेंट होता है? देखिए 3 तरह के सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है और सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। जिसमें पैरोटिड ग्लैंड जो कान के ठीक नीचे पीछे की तरफ रहता है, इसे हम कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को जो कि हमारे ये जबड़े के नीचे होता है उसे हम इसलिए अधोजंभ ग्रंथि कहते हैं। और सब लिंगुअल ग्लैंड ये टंग के नीचे होता है, इसलिए इसे हम अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। इसमें जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है ये साइज में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड अभी पता चल गया कि कहां पर है ये, तो कान के नीचे। ठीक है, और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड लार ग्रंथि है, इस पे मम्स वायरस अटैक करता है। मम्स वायरस अटैक करता है और इसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है और हमारा ये रीजन जो है वो फूल जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं। ठीक है, तो मम्स एक वायरल इंफेक्शन है, मम्स वायरस से होता है और अटैकिंग जो ये है और टारगेट ऑर्गन है वो कौन सा है? वो है पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड। ध्यान में रखेंगे इसको भी। बढ़ते हैं अपने आगे अगले सवाल की तरफ। विच इज नॉट अ सेलिवरी ग्लैंड? वेरी गुड। अभी अभी हमने चर्चा की कान के पीछे पैरोटिड ग्लैंड, निचले जबड़े के पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड, टंग के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 तरह के ग्लैंड है, कर्णपूर्व, अधोजंभ, अधोजिह्वा। बस ये 3 है। तो देखिए है ना, पैरोटिड जिसे हम कर्णपूर्व ग्रंथि भी कहते हैं, कर्णपूर्व। ठीक है, सब लिंगुअल यानी कि अधोजिह्वा, और सब मैक्सिलरी, तो सब मैक्सिलरी जैसा कुछ नहीं होता है, सब मैंडिबुलर होता है जिसको अधोजंभ ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये नाम कह लो कंफ्यूज कराने के लिए आपको दिया है। और लैक्राइमल ग्लैंड ये हमारा सिंपल से ऐसे कहें तो टीयर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अश्रु ग्रंथि। ठीक है, तो लैक्राइमल हमारा क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा अश्रु ग्रंथि। ठीक है, तो जब आंखों से पानी निकलता है साइड से और रोने वाला जो एक तरह से कह लो, तो ये इसी टीयर ग्लैंड से निकलता है। तो कौन सी लार ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि इसमें हमारा लैक्राइमल है जो नहीं है। यहां पर सब मैक्सिलरी नहीं होना चाहिए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, इन मैमल्स
डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन, अभी अभी बात की, माउथ का मीडियम बेसिक मान के चलते हैं, और यहां सेलिवरी एमाइलेज बनता है जिसे टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, और वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। जैसे ही स्टमक में पहुंचता है खाना, मीडियम हो जाता है एसिडिक HCl के प्रेजेंस की वजह से, और उस समय शुरू होता है प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन की मदद से। अगर छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, तो वहीं पर डाइजेशन स्टार्ट होता है मिल्क प्रोटीन यानी केसिन का, किसकी मदद से? रेनिन की मदद से। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन हमारे माउथ से शुरू हो गया था, वो स्टमक में, अमाशय में जाके रुक जाता है ड्यू टू एसिडिक मीडियम। लेकिन फिर से स्टार्ट होता है डियोडेनम, ग्रहणी में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से, बेसिक मीडियम में, है ना, वहां फिर से मीडियम बेसिक हो जाता है। तो इन मैमल्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस, तो कहां से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ? तो माउथ से, यानी कि हमारे बक्कल कैविटी से, माउथ, मुंह से। ठीक है, और ये डाइजेशन में कौन मदद करता है? सेलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला सेलिवरी अमाइलेज। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच पार्ट ऑफ द मेमेलियन एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सिक्रेट एनी एंजाइम? देखो, अभी पीछे एक शॉर्टकट बताया था, MBA, टॉपर, सैप, रीडर, तो माउथ में भी सिक्रेट हो रहा है। ये अब क्या है, आप 10-15 मिनट पहले जाएंगे क्लास में तो पता चल जाएगा। तो माउथ में भी एंजाइम सिक्रेट होता है, स्टमक में भी सिक्रेट होता है, पैंक्रियास से डियोडेनम के अंदर भी आता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजेनम और इलियम वाले पार्ट में भी आता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं। सिर्फ एक रीजन, कौन सा है वो? ओइसोफेगस, जो ग्रास नली या ग्रसिका के नाम से जानते हैं। तो माउथ से लेके स्टमक को कनेक्ट करने वाला जो ये पाइप है, इसमें किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं बनता, और यहां पर सिर्फ खाना मूव करता है, कोई पाचन नहीं होता। तो क्वेश्चन यही है कि विच पार्ट ऑफ द मेमेलियन एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सिक्रेट एनी एंजाइम? तो करेक्ट आंसर इज ओइसोफेगस, यानी ग्रास नली या ग्रसिका। जिन भी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, आपकी तैयारी मतलब बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। और जो नहीं है तो भाई लग जाइए तैयारी में, अभी भी समय गया नहीं है ना। जो भी समय है बस उस समय को बचाइए, और उसी समय से, कभी कई बच्चे कहते हैं सर कब पढ़ना शुरू करना चाहिए? भाई सबसे बेहतर तरीका है, जब जागो तभी सवेरा, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। कोई बेहतर ऐसा कोई मुहूर्त या कुछ ऐसा नहीं निकालना है, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। यही अभी जो नाउ, ये जो टाइम है, द बेस्ट टाइम टू बिगिन एनीथिंग। तो स्टार्ट कीजिए अभी से ही पढ़ना, और जो समय आपने जितना पहले वेस्ट कर दिया, अब और नहीं वेस्ट करना, और कोई प्लानिंग करने में इतना समय नहीं लगाना, बस अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी सभी चीजें अपने आप ट्रैक पे आती चली जाएंगी, एक बार पढ़ना तो शुरू कीजिए। नेक्स्ट, डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है, क्या होता है पाचन के दौरान? क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफ्यूजेबल फूड होता है? यानी जब पाचन फूड का शुरू हो जाता है तो उसमें जो अवशोषित करने लायक जो हिस्सा होता है उस खाने का, उसी को डिफ्यूजेबल फूड कहा जा रहा है। क्या उसको अवशोषित करना ही पाचन है? या फिर नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या जल का अवशोषण, हम इसे पाचन का नाम देंगे? या फिर थ्रोइंग आउट ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, या जब हम मल त्याग करते हैं, पॉटी करते हैं, तो वो अनडाइजेस्टेबल या अनडिफ्यूजिबल फूड है जो कि हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या ये प्रक्रिया पाचन कहलाएगी? या फिर कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल फूड इंग्रेडिएंट्स इनटू डिफ्यूजिबल स्टेट, ये पाचन की प्रक्रिया है। यानी जो देखो खाना हम खाते हैं वो पूरी तरह से क्या है, तुरंत अवशोषित होने के स्थिति में नहीं होता। ठीक है, तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस खाद्य पदार्थ का पाचन करके उसमें से अवशोषित होने लायक न्यूट्रिएंट्स को, पोषण को अलग करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है। तो बिल्कुल सही। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया इसमें? डी, कि जटिल खाद्य सामग्री को पचने योग्य सरल खाद्य सामग्री में परिवर्तित करना। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पाचन और डाइजेशन। ठीक है, बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, इसमें से पहले ही
आंसर लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है? तो इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, रदनक, छेदक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये 4 तरह की दांतें जो हैं वो मानव शरीर के अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि ये अलग अलग तरह की दांतें हैं, इसलिए हम मानव शरीर के दांत को हेट्रोडोंट कहते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार की दांतें, इसलिए हेट्रोडोंट कहा गया। अब वो क्या होता है, एक सॉकेट के अंदर होता है दांत, है ना। सॉकेट क्या है, यहाँ गम्स जो मसूड़े हैं वो एक सॉकेट की तरह काम कर रहा है, दांत उसके अंदर घुसा हुआ है। तो एक सॉकेट के अंदर दांत है, इसलिए इसको हम थिकोडोंट भी कहते हैं। और हमारे को दांत जीवन में 2 बार मिलती है, इसलिए डाइफायोडोंट कहा जाता है। तो हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग तरह के दांत, थिकोडोंट मतलब दांत जो है वो मसूड़े के अंदर एक सॉकेट के अंदर होता है, उसके ऊपर नहीं होता। तीसरा डाइफायोडोंट यानी हमें 2 बार दांत मिलता है, यानी द्विबार दंती। ठीक है, तो 2 बार। तो ये एडल्ट की बात कर रहा है, यानी कि जब पहला वाला दांत जिसे मिल्क टिथ या टेम्पररी टिथ यानी अस्थायी दांत या दूधिया दांत कहते हैं वो हमारा निकल गया, इसे डेसिडुअस टिथ भी कहा जाता है। तो इंसीजर हमारा 2/2 होता है, यानी हम ये ना ये ऐसा है कि आधा आधा बांट लो ऐसे, तो 2 ऊपर इंसीजर 2 नीचे, आधे मुंह में, इधर भी वैसा ही होगा। फिर तो जो भी ये नंबर आएगा उसको डबल कर देना होगा, 2 ऊपर 2 इंसीजर नीचे, 1 कैनायन ऊपर 1 कैनायन नीचे, 3 ये आपका आ गया 2 प्रीमोलर ऊपर 2 प्रीमोलर नीचे और 3 मोलर ऊपर 3 मोलर नीचे। लेकिन हाँ, इसमें जो तीसरा मोलर है जो कि एट द एज ऑफ अराउंड 25 ईयर्स हमें मिलता है, हम उसे जानते हैं विस्डम टिथ के रूप में, विस्डम टिथ, और जिसे हम बुद्धि का दांत या अकल दांत के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि ये 25 साल के आसपास के उम्र में निकलता है, तो उस समय तक तो सभी वयस्क हो चुके होते हैं, दिमागी तौर पर भी काफ़ी जो है वयस्कता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, एनालिसिस करने की जो है वो क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, इसलिए इसको अकल दाढ़ कहा गया है, यानी बुद्धि का दांत, जो सब में नहीं होता, सभी में नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि ये दांत आएगा तभी बुद्धि होगी, जी नहीं, बस एक नाम दे दिया गया। इस विजडम टिथ का, इस अकल दाढ़ का हमारे खाने को चबाने से संबंधित कोई कार्य नहीं करता, ये बस यूं ही हमारे दांत में बिल्कुल अंदर की तरफ पड़ा हुआ होता है, इतना अंदर होता है ये विजडम टिथ कि खाने का कोई पार्टिकल वहां तक जाता ही नहीं कि वो उसको चबा सके। तो इसका मतलब विजडम टिथ is present like a vestigial organ in our body. Vestigial organ यानी एक अवशेषी अंग जिसका अभी कोई काम नहीं है, पहले कभी रहा होगा। ऐसे कई सारे अंग हमारे शरीर में हैं जिसका कोई फंक्शन नहीं है बट प्रेजेंट है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एक विजडम टिथ है, दूसरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशेषिका, यह भी एक अवशेषी अंग है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले कभी ये एक्टिव था, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च वाला कंपोनेंट है, सेलुलोज वाला कंपोनेंट है, उसके डाइजेशन में मदद करता था, अब नहीं करता। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम जरूर कभी करता है। कभी मान लिया उधर कोई ब्लॉकेज कॉज हो गई किसी वजह से, उस पतला सा रचना होता है, इसलिए क्रीमी रूपी है ना, अर्थवॉर्म की तरह पतला सा रचना होता है। अगर वहाँ ब्लॉकेज होगी तो वो स्वेलिंग होने लगती है, फिर बहुत तेज पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, तो उसे हम एपेंडिसाइटिस कहते हैं। और अगर वो अपेंडिक्स उस समय स्वेल होकर फट गया तो पॉइजन हमारे शरीर में, क्योंकि उसके अंदर का केमिकल जहरीला हो रहा है हमारे लिए, तो वो हमारे शरीर में फैलने लगेगा और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जीवन भी जा सकती है। तो उसके पहले हमें उस अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करके हटाना पड़ता है उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को। ठीक है, तो 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। तो आप ये देखिए कितना हो गया यहाँ पर, 4, 6, 4, 6, हाँ 4, 2, तो टोटल मैंने सम कर दिया था, तो 4, 2, 6, 4, 10, 10, 6, 16, ये
आधे हिस्से का 16, 8 ऊपर 8 नीचे मिला के 16, दूसरी तरफ भी मिला लो 32 हो गया। अगर अब हम बात करें तो सही आंसर तो यहां है ये। अगर हम बात करें न्यूली बॉर्न बेबी की, या फिर चलो हम कह लें इन्फेंट की, जिसके अंदर मिल्क टिथ होता है, तो मिल्क टिथ की बात करते हैं, ठीक है। तो मिल्क टिथ इंसीजर हमारा 2/2 होता है, कैनायन हमारा 1/1 होता है, प्रीमोलर हमारा 0/0 होता है, 0 बट्टा सन्नाटा। कोई प्रीमोलर मिल्क टिथ के रूप में हमें नहीं मिलता। पीएम प्राइम मिनिस्टर मत समझना। और मोलर हमारा होता है 2/2, यानी विजडम टिथ जो है वो भी, अब चूंकि नाम ही अकल दाढ़, बुद्धि का दांत, तो वो भी बुद्धि आने पर आता है, तो वो भी टेम्पररी टिथ के रूप में नहीं मिलता। अब यहां पर देखिए तो 4 2 6 6 2 8 नहीं 4 5 6 2 8 8 और 2 10, तो टोटल 10 दांत यहां हो गई। अब 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये 8 ऊपर 8 नीचे, सॉरी ये टोटल मिला के 5 ऊपर 5 नीचे है ना, मैं व्यस्क दांत की तरफ चला गया था, 8 ऊपर 8 नीचे 16 हो गए। लेकिन जो मिल्क टिथ है तो 5 ऊपर 5 नीचे 10 हो गए, एक आधे में तो 10 हो गए, दूसरे आधे में टोटल 20 हो गया। अब यहीं पर क्वेश्चन कई बार ट्विस्ट करता है कि कितनी दांतें हमें जिंदगी में 2 बार मिलती हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना डाइफायोडोंट की, वी आर हेट्रोडोंट, थेकोडोंट, डाइफायोडोंट। तो डाइफायोडोंट मतलब 2 बार दांत मिलना। 2 बार कौन सी और कितनी दांतें हमें 2 बार मिलती है? तो भाई देख लो, जो मिल्क टिथ है ना, यही तो रिप्लेस होगा परमानेंट टिथ से। परमानेंट टिथ से जो मिल्क टिथ है वही रिप्लेस होगा। तो ये 20 दांतें ही हमें जिंदगी में दोबारा मिलती हैं। बाकी की जो 12 दांतें हैं, भाई 32 दांतें हैं ना टोटल, तो बाकी की जो 12 दांतें हैं वो हमें दोबारा नहीं मिलती, जिंदगी में एक ही बार मिलती हैं। जिसमें से आप देख सकते हैं प्रीमोलर, ये सिर्फ एक बार हमें मिलता है। मोलर का आखिरी जोड़ा जो विजडम टिथ कहलाता है, वो भी सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मिलता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कौन सा टिथ हमें सिर्फ एक बार मिलता है, तो प्रीमोलर हमें सिर्फ एक बार मिलता है। अगर ऑप्शन में प्रीमोलर नहीं है, विजडम टिथ है, तो विजडम टिथ भी हमें जिंदगी में एक ही बार मिलता है। टोटल कितनी दांत हमें जिंदगी में 2 बार मिलती हैं? तो 20 दांतें हमें जिंदगी में 2 बार मिलती हैं। चलिए जी, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द नंबर ऑफ टीथ दैट ग्रोज ट्वाइस, लीजिए जिसकी बात की, जिसकी चर्चा की, वही हमारे अगले क्वेश्चन के तौर पे आ गए। तो ये कोशिश यही रखी गई है कि जिस कॉन्सेप्ट को अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है, पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे के हों, सो दैट कि जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को देख सके। तो उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। और ये जो दिखा रहा है ये गलत है। हमारा 20 दांत है जो मिल्क टिथ के रूप में होता है, यही रिप्लेस होता है परमानेंट टिथ से। तो हमें 2 बार जो दांत मिलती है वो सिर्फ 20 दांतें हैं जो दोबारा मिलती हैं। 32 के 32 दांतें हमें दोबारा नहीं मिलती। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, मिल्क प्रोटीन। अभी कई बार हमने मिल्क प्रोटीन की चर्चा की है, तो अब इसी से संबंधित है ये। मिल्क प्रोटीन इज एक्टेड अपॉन बाय अ गैस्ट्रिक एंजाइम इन इन्फेंट मैमल्स नेम्ड। दूध प्रोटीन। तो दूध प्रोटीन क्या है? तो इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो दूध प्रोटीन हमारा है केसीन। केसीन पर शिशु स्तनधारियों में गैस्ट्रिक एंजाइम द्वारा कार्य किया जाता है, जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जी, तो रेनिन ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है। तो ये हमारा सही आंसर है क्या? रेनिन। यहां पर एक चीज से कभी कंफ्यूज आपको कराया जा सकता है, और वो है रेनिन। मे बी समझ लो कि ये वाला यहां पर लिखा होता और इधर एक ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, है ना। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, नन ऑफ दीज। तो अगर हमने स्पेलिंग पे नहीं ध्यान दिया तो पता चलता कि RENIN हम इसे टिक कर देते, जबकि इस स्थिति में सही आंसर हमारा होता नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ये रेनिन है ये एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एड्रीनल ग्लैंड और रेनल टर्म जहां कहीं भी मिले, हमें समझना चाहिए कि ये किडनी की बात कर रहा है। तो ये एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है और यहां इस पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये एड्रीनल ग्लैंड से
हमारा रेनिन सिक्रेट होता है। और हमें मालूम है कि किडनी जो काम करता है वो क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, उसमें ये सहायक है। ये जो एंजाइम नहीं कह सकते, इसे हार्मोन कहेंगे। तो रेनिन एक हार्मोन है और ये जो रेनिन है ये एक एंजाइम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल हमारा है, इन ह्यूमन बींग्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन। कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो क्या बनता है लास्टली ग्लूकोज, द मोनोसैकेराइड। और उस ग्लूकोज की जितनी मात्रा हमारी जरूरत की होती है वो तो ब्लड में चला जाता है, लेकिन जब उससे ज्यादा मात्रा बढ़ने लगती है तो ठीक उसी समय इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है, पैंक्रियाज से। वेरी गुड, तो पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है और ये क्या करता है, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और इसे स्टोर करता है मेनली लिवर के अंदर, लेकिन बहुत सारा पार्ट फिर मसल्स के अंदर भी आता है। इसलिए सही आंसर लीवर एंड मसल्स हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो सिर्फ लीवर को समझ के चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। लीवर एंड मसल्स में भी काफी मात्रा में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। अब मान लो कि हम फास्टिंग में हैं, किसी वजह से हमने लंबे समय तक कुछ नहीं खाया पिया है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी पेशेंट जैसे ही पहुंचता है हॉस्पिटल में और उस समय वो नहीं स्थिति में रहता है कि खा पी सके, तो तुरंत उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना। तो ग्लूकोज देने के पीछे यही रीजन है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखा जाए। तो उसी समय ग्लूकागॉन ये भी पैंक्रियाज से ही सिक्रेट होता है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में से ग्लूकोज को निकालता है, ग्लाइकोजन बनाता है, लीवर और मसल्स में जमा कर लेता है। लेकिन ग्लूकागॉन ये क्या करता है, ये लीवर और मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन जमा करके रखा गया था वहां से उस ग्लाइकोजन को निकालता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस ब्लड में मिक्स कर देता है। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को ये बढ़ाता है। इंसुलिन कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। अगर इंसुलिन नहीं हुआ फंक्शनल तो वैसे ही समय हमें डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ जल्दी से फटाफट से। तो अगला सवाल जो हमारा है वो क्या आ रहा है, ट्रिप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन। तो अभी डिस्कस कर लिया, जो लेट से ज्वाइन हुए हैं तो देखो आपने अपना समय अपना मौका गवा दिया। हमने इसके पहले पूरी डिटेल में डिस्कशन की। ट्रिप्सिन पैंक्रियाज से निकलता है, बेसिक मीडियम में काम करता है। पेप्सिन स्टमक से निकलता है और एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो क्या है कि ट्रिप्सिन डिफर्स फ्रॉम पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन एल्कलाइन मीडियम। तो ट्रिप्सिन जो है ये क्या होता है, एसिडिक नहीं एल्कलाइन मीडियम में काम करता है, क्षारीय माध्यम में काम करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में काम कौन करता है, वो है पेप्सिन। और ट्रिप्सिन किस मीडियम में काम करता है, ये क्षारीय माध्यम में काम करता है, बेसिक मीडियम में काम करता है, डियोडेनम के अंदर ये एक्टिव होता है जहां ये पैंक्रियाज के माध्यम से पहुंचता है। बहुत सुंदर। अगला सवाल हमारा क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन, कहां पर प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड हमारा डियोडेनम के अंदर प्रेजेंट होता है और ये काफी हद तक हमारे जो स्टमक से एसिडिक मीडियम वाला फूड आ रहा है उससे डियोडेनम को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा डिस्कशन क्या है कि ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द फर्स्ट पार्ट इज डियोडेनम, द सेकंड पार्ट इज जिजेनम एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम। ठीक है, तो डियोडेनम जिसे ग्रहणी कहते हैं, फिर जिजेनम और इलियम, ये तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के। तो कहता है कि फर्स्ट पार्ट यानी कि डियोडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा के अंदर। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस म्यूकस विच इज एल्कलाइन इन नेचर, इट एक्ट्स एज एन एंटासिड एंड प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम एसिडिक चाइम ऑफ द स्टमक। है ना, स्टमक से जो निकलता है वो एसिडिक मीडियम का रहता है, तो उससे बचाने के लिए ये ब्रूनर्स ग्लैंड डियोडेनम में प्रेजेंट होता है। बाइल भी मदद करता है और ब्रूनर्स ग्लैंड ये भी मदद करता है, दोनों ज्वाइंटली काम करते हैं।
चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारा है मेमेलियन टिथ आर, हमने अभी बात की थी मेमेलियन टिथ क्या होते हैं, एक्रोडोंट, होमोडोंट, थेकोडोंट या पॉलीफायोडोंट। तो ये हमारा होता है क्या, थेकोडोंट। एक जैसे दांत नहीं होते इसलिए होमोडोंट नहीं, अंदर सॉकेट के अंदर होते हैं इसलिए एक्रोडोंट नहीं, ये ऊपर ऊपर लगा होगा, अंदर सॉकेट के अंदर नहीं होगा तो एक्रोडोंट, अंदर सॉकेट के अंदर गया तो इसे हम गर्तदंती यानी थिकोडोंट कहते हैं। और ये हमारा सही आंसर पॉलीफायोडोंट। हमें बार बार नहीं दांतें मिलती, 2 बार मिलती है, वो भी सिर्फ 20 दांतें हमें जिंदगी में दोबारा मिलती है। तो हम डाईफायोडोंट है, दुई बार दंती न कि बहुदंती। ठीक है, चलिए जी, तो सही आंसर हमारा थिकोडोंट। और जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, फिर से जो बच्चे जुड़े उनको बता दूं, फटाफट से कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच हमारे राइस स्मार्ट ऐप पर जाकर इनरोल कीजिए, डाउनलोड कीजिए राइस स्मार्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर से, रजिस्टर कीजिए अपने आप को कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में और फटाफट से अप्लाई कीजिए कोड KR500 और जल्दी से एक इनॉग्रल डिस्काउंट का फायदा लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर मंडे टू थर्सडे सुबह 10 बजे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की लाइव क्लास के साथ यूट्यूब के राइस स्मार्ट हिंदी चैनल के ऊपर। धन्यवाद।